वेलकम। मदर टेरेसा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी में बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। घर से बाहर जाना हो तो मास्क का प्रयोग करें, लगातार हाथ को सैनिटाइज करें और बात करते समय 2 गज दूरी की पालना अवश्य करें। कक्षा 10 में पहला पाठ हमने पढ़ा था संतुलित भोजन और मानव स्वास्थ्य। अब हम पढ़ रहे दूसरा पाठ दैनिक जीवन में रसायन। इसमें 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। वो पाठ का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। हम वापस दोहरा लेते हैं। अम्ल क्या चीज है? अम्ल क्या चीज है? अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कोई सा भी ले लो, स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे सिरके को आप यूज करते हो, उसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। स्वाद में खट्टा होता है सिरका। कभी टेस्ट करके देखिए। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं, आपका कंपटीशन का एग्जाम या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें ऐसा पूछा जा सकता है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप तुरंत कहोगे एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। दूसरा नींबू आपने टेस्ट किया है, स्वाद में खट्टा होता है? होता ही नहीं होता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। तो स्वाद में खट्टा है। इमली भी स्वाद में खट्टी होती है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टॉर्ट्रिक अम्ल। इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर भी खट्टा होता है, उसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही भी स्वाद में खट्टा होता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आप देखते हो, आपको एक लाल रंग की चींटी काटती है, तो लाल रंग की चींटी के जो डंक में है वो कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। अभी आपसे पूछा जाए लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप तुरंत कहोगे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में आपसे पूछा जाए टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा जलीय विलयन में H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जो जलीय विलयन के साथ H+ आयन देगा, अम्ल जलीय विलयन के साथ H+ आयन देगा। दूसरा जल में इसको घोलते हैं अम्ल को। अम्ल जैसे HCl, इसको जल में घोला आपने H2O में, तो H+ और Cl-, यानी कि जलीय विलयन में H+ आयन देता है। और जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जल में विलय करने पर H+ आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। या जल में विलय होने के बाद में जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तीसरा अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है। अम्ल है वो क्षार को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है। अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है। अम्ल है वो क्षार को, जैसे अम्ल HCl, उसको क्षार डाला NaOH, तो क्या हुआ? H और जो H, NaCl प्लस H2O, ये बन गया आपका। अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, या अम्ल और क्षार की वह अभिक्रिया जिससे लवण और जल बनता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया
कहते हैं, जिसमें NaCl नमक हो गया, लवण हो गया और जल बन गया, यानी कि क्षार को उदासीन कर दिया। अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है, अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। फिर अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे जिंक के साथ अम्ल क्रिया किया, अम्ल जस्ते के साथ क्रिया करता है। ये मैं मिटा रहा हूं, आपको मैंने कल लिखा रखा है, फिर भी उसके बाद में मिटा रहा हूं, इसी में आगे बताता हूं। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके, जैसे अम्ल धातु है, धातु जानते हो ना, जो जिंक, ये जिंक आपका धातु था। H2SO4 जो प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल किसको कहते हैं? जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, पूरे आयनित हो जाते हैं 100%, जिनका जल में अपघटन हो जाता है, ऐसे अम्लों को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्ण आयनित हो जाते हैं या जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, ऐसे अम्लों को हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। तो जिंक के साथ H2SO4 है, प्रबल अम्ल। ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको, दो प्रबल अम्लों के नाम लिखाओ, तो H2SO4 और HCl। दो प्रबल अम्लों के नाम लिखो, तो H2SO4 और HCl। जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, वे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूरे घुल जाते हैं, 100% अपघटित हो जाते हैं, ऐसे अम्लों को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। तो इसी प्रकार से जिंक धातु के साथ अम्ल क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। उसी के बाद में अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 गैस बनाता है। एक बार बंद। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब हम लेते हैं क्षार। क्षार क्या होते हैं? क्षार जिसको आपने देखा है, स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार। और क्या होता है स्वाद में? स्वाद में तो कड़वे होते हैं क्षार। आपने स्वाद चखा है क्षार का, तो स्वाद में क्षार कड़वे होते हैं। जैसे आप कास्टिक सोडा लाते हो, जिसको हम धवन सोडा बोलते हैं, जो आप लाते हो जिसको हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा कहते हैं, वो स्वाद में कड़वा होता है और चिकना होता है। दूसरा, क्षार चिकने होते हैं। क्षार चिकने होते हैं जो जलीय विलयन के साथ घुलने पर या जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। जो क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH आयन या OH या हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोजन आयन देते, OH हाइड्रोजन आयन OH आयन देते हैं जल में। और क्या होता है क्षार में? क्षार क्या होता है? क्षार अम्ल से क्रिया कर क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है, अम्ल क्षार को उदासीन कर लेता है। दूसरा, क्षार धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता। और एक बात मैंने आपको बताया था, अनिल छलानी आपको याद रखना है। उससे क्या होता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अनिल का मतलब होता है अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। ये हो गया अम्ल और क्षार के बारे में। अब देखते हैं तनु और सांद्र। आपको डाइल्यूट अम्ल, डाइल्यूट क्षार। तो
अब आपको मैं बताता हूं तनु और सांद्र के बारे में। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, अम्ल और सार किसे कहते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, अम्ल और सार किसे कहते हैं और इसमें अंतर। अम्ल सार में अंतर स्पष्ट करो। तो आप लिखोगे अम्ल और सार में क्या अंतर लिखोगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, सार लाल लिटमस को नीला करते हैं। तीसरा, अम्ल चिकने नहीं होते, सार चिकने होते हैं। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, सार धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। अगला पांचवा, अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, सार अम्ल को उदासीन कर देता है। छठा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। अब उसके बाद में पूछा जाए आपसे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है और कौन से दैनिक जीवन में जो अम्ल का प्रयोग करते हो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और आपको एक चींटी ने काट लिया है, जो चींटी के डंक में कौन सी अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दही में, साइट्रिक अम्ल नींबू में और एसिटिक अम्ल सिरके में। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। आपसे पूछा जाए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप तुरंत कहोगे सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में आपको ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब आपसे दोबारा फिर पूछूं दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप तुरंत कहोगे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लिख ले आप लोग मेरे साथ साथ, मैं मिटा दूंगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद में इमली के रस में या इमली के पानी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। तो ये सारे अम्लों के बारे में जो दैनिक जीवन में आप उपयोग करते हो, दैनिक जीवन में आप सिरका उपयोग करते हो, सिरका आप अचार में उपयोग करते हो, जो अचार बनाया जाता है आपके घर में, उसमें सिरके का उपयोग किया जाता है और उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक, चींटी में फॉर्मिक, इमली में टार्ट्रिक, नींबू के रस में, नींबू का रस है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, ऐसे अम्लों को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जो जल में पूरे घुल जाते हैं, वे अम्ल जो जल में पूरे घुल जाते हैं, ऐसे अम्लों को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल का उदाहरण है आपका हाइड्रोक्लोराइड प्रबल अम्ल का उदाहरण है। उसके बाद में गंधक का अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी आपका क्या है, प्रबल अम्ल का उदाहरण है। तीसरा हाइड्रोजन नाइट्रेट अम्ल, वो भी आपका क्या है,
प्रबल अम्ल का उदाहरण है। प्रबल अम्ल जैसे HCl, इसको आपने जल में घोला, HCl को आपने जल में घोला तो H+ और Cl- आपको मिल गया। H2SO4 को आपने जल में घोला तो ये पूर्ण तरह घुल जाता है, पूर्ण तरह आयनित हो जाता है जल में, तो क्या मिलता है आपको? H+ और SO4 2-, ये मिल जाता है आपको। इस प्रकार से पूर्णतः आयनित हो जाता है। ऐसे विलयन, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं या पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ऐसे अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। नहीं है, समझ लीजिए, उतार लीजिए। जो अम्ल जल में पूर्णतः घुल जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, ऐसे अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। दो प्रबल अम्लों के उदाहरण दो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये आप तुरंत उदाहरण दे सकते हो। दो प्रबल अम्लों के उदाहरण दो तो आप दे सकते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, ऐसे अम्लों को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। आपने पहला पढ़ा, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। प्रबल अम्ल कौन सा है, अब दुर्बल अम्ल कौन सा है? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं या आयनित नहीं होते हैं, इसी को मैं आपको बताता हूं। वे अम्ल जो जल में, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं या नहीं घुलते हैं, ऐसे अम्लों को हम दुर्बल अम्ल, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं, ऐसे अम्लों को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते, जैसे CH3 एसिटिक अम्ल, CH3 COOH, ये आपका क्या है, दुर्बल अम्ल। और CH2CO3 कार्बोनेट अम्ल। तीसरा H2SO3, ये आपका क्या है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल। एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपके दुर्बल अम्ल हो गए। अम्लों के कुछ उदाहरण हमने पढ़ लिए। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, ऐसे अम्लों को पूर्णतः नहीं घुलते हैं, ऐसे अम्लों को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल। तो हमने पढ़ा अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। अम्ल क्षार में क्या परिभाषा है? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल कौन से हैं और दुर्बल अम्ल कौन से हैं। अब पढ़ते हैं हम क्षार। क्षार के बारे में पढ़ेंगे। प्रबल क्षार वे अम्ल, वे क्षार जो जल में, वे क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, यानी हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते हैं। अब है आपका प्रबल क्षार। वे क्षार जो जल में पूर्ण आयनित या नहीं घुलते हैं, उन्हें हम प्रबल, पूर्ण घुल जाते हैं, पूर्ण आयनित हो जाते हैं या घुल जाते हैं, प्रबल क्षार
जल में पूर्ण आयनित हो जाते हैं या घुल जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। वे क्षार जो जल में पूर्ण आयनित हो जाते हैं या घुल जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। वे क्षार जो जल में पूर्ण आयनित हो जाते हैं या घुल जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं वो आपका प्रबल क्षार है NaOH। फिर एक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो आपका प्रबल क्षार है। इसको जैसे NaOH को आप जल में घोलोगे H2O में तो क्या होगा, सोडियम प्लस OH माइनस, ये आपको मिलेगा। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप जल में घोलोगे तो K प्लस OH माइनस, ये है प्रबल क्षार। वे क्षार जो जल में पूर्ण आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं, ऐसे क्षार को हम प्रबल क्षार कहते हैं। वे क्षार जो जल में पूर्ण आयनित हो जाते हैं, ऐसे क्षार को हम प्रबल क्षार कहते हैं। दो प्रबल क्षार के नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दो प्रबल क्षार हैं। दो प्रबल अम्ल कौन से आप बताइए, अब बताओ दो प्रबल अम्ल। फिर आपसे मैं पूछ लूं दोबारा, हम रिवीजन करते हैं बीच में से। प्रबल अम्ल, जो प्रबल अम्ल है HCl और HNO3 H2SO4, ये प्रबल अम्ल है। ये जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। प्रबल अम्ल भी जल में पूर्ण रूप से आयनित होता है और प्रबल क्षार भी जल में पूर्ण रूप से आयनित या पूर्ण रूप से घुल जाता है। लेकिन दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार जल में पूर्ण रूप से आयनित या पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल जल में पूर्ण रूप से आयनित या घुलता नहीं है। अब है दुर्बल क्षार। वे क्षार जो जल में पूर्ण आयनित नहीं होते हैं या नहीं घुलते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जो जल में पूर्ण आयनित नहीं होते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार। वे क्षार जो जल में पूर्ण आयनित नहीं होते हैं या नहीं घुलते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार से NH जैसे CaOH का होल ट्वाइस। दूसरा आपके पास में MgOH का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या आपके दुर्बल क्षार हैं। ये जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं। ऐसे क्षार, ऐसे पदार्थ, ऐसे क्षार या ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं या नहीं घुलते हैं, 100% नहीं घुलते हैं, ऐसे क्षार को हम प्रबल क्षार कहते हैं। अब हमने पढ़ा अम्ल क्षार में परिभाषा, दुर्बल क्षार, अम्ल क्षार। दुर्बल क्षार कौन सा है, प्रबल क्षार कौन सा है। दुर्बल क्षारों के नाम, प्रबल क्षारों के नाम। मानव जीवन के उपयोग में आने वाले अम्ल, दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। चींटी में फार्मिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। और उसके बाद इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। ये सारे अम्लों के बारे में हमने पढ़ा। दैनिक जीवन में जो अम्ल है, जो हमारे दैनिक जीवन में जो अम्ल उपयोग में आता है, और आपको ऑब्जेक्टिव में इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 1 नंबर का जो पूछा जाता है, दही में कौन से अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बताओगे लैक्टिक अम्ल का। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल का। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल का। इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल का। नींबू में साइट्रिक अम्ल का। सिरके में एसिटिक अम्ल का। ये सारे अम्ल हैं जो आपको पूछा जाएगा। अब पूछते हैं हम सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तनु और सांद्र अम्ल और क्षार। यदि अम्ल में जल की मात्रा ज्यादा और पानी की कम
तो सांद्र कहलाएगा। जल की मात्रा ज्यादा और अम्ल की मात्रा कम, तो तनु अम्ल। यदि अम्ल में जल की मात्रा कम, अम्ल की ज्यादा, तो सांद्र अम्ल। तनु और सांद्र कहते हैं, डाइल्यूट अम्ल और सांद्र अम्ल। तो क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा हो गई और अम्ल आपने अपने पानी ज्यादा मिला दिया और अम्ल आपने थोड़ा कम डाल दिया। अम्ल कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसमें जल ज्यादा है लेकिन अम्ल की मात्रा कम है, तो वो कैसा होगा, तनु अम्ल। और जब अम्ल में जल की मात्रा तो ज्यादा होगी लेकिन अम्ल खुद की मात्रा कम होगी, तो देखो अम्ल में जल की मात्रा तो कम होगी, जल तो उसमें कम होगा लेकिन अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, तो वो कैसा होगा, सांद्र। इसी प्रकार सार में जल की मात्रा ज्यादा होगी और सार की मात्रा कम होगी, तो क्या होगा, सांद्र। ये आपको ध्यान में रखना है। अम्ल और सार में आपको अम्ल और या सार में जल की मात्रा कम होने पर तो क्षार होगा और नहीं तो तनु होगा, ये बात है। इसी प्रकार यहाँ क्षार में भी जल की मात्रा ज्यादा है तो क्षार की मात्रा कम है तो तनु क्षार कहलाएगा। यदि क्षार में जल की मात्रा, या अम्ल की क्षार लिख लो, यदि क्षार में जल की मात्रा ज्यादा है और क्षार की मात्रा कम है तो तनु क्षार होगा वो। इसी प्रकार सार में जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो सांद्र क्षार होगा। समझ में आ गया। उसके बाद में अम्ल और क्षार के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने और अलग अलग परिभाषाएं दी। आर्हेनियस ने अपनी अलग परिभाषा दी, ब्रास्टेड और लोरी ने अलग परिभाषा दी और लुईस ने अलग परिभाषा दी। तीनों वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा दी। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, जिनको जलीय विलयन में पूर्णतः घुल जाते हैं या जल में विलय हो जाते हैं या जल में प्रोटॉन देते हैं, जलीय विलयन में प्रोटॉन H+ आयन देते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन या प्रोटॉन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और आर्हेनियस के अनुसार सार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन के साथ हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। आर्हेनियस ने तो ये परिकल्पना दी थी। ब्रास्टेड और लोरी ने कहा था अम्ल प्रोटॉन दाता है और क्षार है जो प्रोटॉन ग्राही है। ब्रास्टेड लोरी ने तो ये दी थी और लुईस ने दी थी अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, यानी कि अम्ल तो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्राही करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा, और क्षार है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। आर्हेनियस ने तो कहा था अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन या प्रोटॉन देता है, अम्ल कहलाता है। सार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH आयन देता है, क्षार कहलाता है। ये तो कहा था आर्हेनियस ने। ब्रास्टेड लोरी ने कहा था, ब्रास्टेड लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता है और क्षार है जो प्रोटॉन ग्राही है, जिसको हम संयुग्मी अम्ल क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल क्षार संयुग्मी अभिक्रिया ब्रास्टेड और लोरी के अनुसार ही सत्यापित होती है। ब्रास्टेड और लोरी के अनुसार ही संयुग्मी अभिक्रिया जो है कल बताएंगे आपको, और लुईस है जो अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही और क्षार
इलेक्ट्रॉन युग्म लाता है। ये आपके लुईस ने कहा था। जय हिंद, जय भारत।